हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस पुस्तक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यूपीएसआई में तो 20 नंबर तक का पोर्शन इस पुस्तक से पूछा गया था, हूबहू स्टूडेंट्स को मिला था। काफ़ी अच्छी पुस्तक है और पुलिस के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। लेकिन मैं आपको वीडियो के फॉर्म में करा देता हूँ। इसमें ये पुराना एडिशन है, मैंने इसका ओवरव्यू लिया, तो कुछ क्वेश्चन वैसे हैं तो उसको मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। इसमें मैं आपको करवाऊंगा क्या, इसमें कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य दिए गए हैं, उन्हीं तथ्यों को मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अब देखिए टाइम नहीं है, 17-18 तारीख आपकी फिक्स कर दी गई है एग्जाम की, तो इसको 5-6 दिन में पुस्तक को खत्म करने का प्रयास करेंगे। इसकी ये विशेष सूची दी गई है। मानसिक अभिरुचि परीक्षण होता क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। सामान्य बुद्धि लब्धि परीक्षण, इन सभी में ही इसी पोर्शन को पूछा जाएगा। विविध वाला जो दिया गया उसमें भी पूछा जा सकता है। होता क्या है कि आपकी विचारधारा क्या है, अभी समाज में किसी प्रकार का कोई भी घटनाक्रम होता है तो आप उस पर क्या एक्शन लेंगे, मुख्य रूप से यही इनकी पहचान करना होता है। और ये काफ़ी अच्छा पोर्शन है। देखिए साइंस और भी सब चीज़ होनी चाहिए, लेकिन ये हर एग्जाम में होना चाहिए। इससे पता तो चले कि आपकी विचारधारा कैसी है, इसको रखना चाहिए। सीटेट में भी इस रिलेटेड कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी इसी में पार्ट आता है। लेकिन यहाँ पर कानून को ज़्यादा रखा गया है, किस तरीके से क्या है पुलिस के लिए विशेष तौर पर, इसलिए तो इसको जानेंगे। तो इसमें ये सब पोर्शन दिए गए हैं, तो इसको समझते हैं। लास्ट में यहाँ पर 300 प्लस महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न भी हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आते हैं फर्स्ट चैप्टर पर, है क्या। देखिए यहाँ पर देखिए पुलिस विभाग का वरीयता क्रम किस किस तरीके से होता है वो भी दे दिया गया है। आपकी शुरुआत यहाँ से होती है कांस्टेबल से, फिर आप पहुंचते हैं हेड कांस्टेबल पर। आपके पास यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सिंबल नहीं है, उसके बाद आपको इस तरीके से ये मिलता है। फिर आप आते हैं एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर, ये आपको 1 स्टार मिल जाता है, वो भी आपका गोल्डन कलर वाला होता है। फिर बन जाते हैं एसआई सब इंस्पेक्टर, फिर यहाँ पर 2 स्टार हो जाते हैं, ये भी गोल्डन होते हैं। फिर इंस्पेक्टर होते हैं, फिर यहाँ पर आप पहुंच जाते हैं इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर कम से कम कांस्टेबल से शुरुआत करके आप अगर कम उम्र में ही बन जाते हैं तो इंस्पेक्टर तक तो पहुंच ही जाते हैं। लेकिन फिर आप अच्छे अच्छे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर हो सकता है आप कहीं पर भी पहुंच जाएं, डीजीपी पहुंच जाएं। सबसे बड़ा पद यही होता है पुलिस विभाग का, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके लिए आपको विशेष परीक्षाएं पास करनी होती हैं। तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एक क्रम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना है। तो इसमें विशेष तौर पर ये जो दिए गए हैं पॉइंट, इनको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब समरी बताएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और लाइव भी अगर स्टूडेंट जुड़ते बहुत अच्छे तरीके से तो लाइव भी आ जाते हैं, लेकिन लाइव में टाइम ज़्यादा लगता, क्योंकि उसमें लग जाता 10 की जगह 20 मिनट का टाइम, ऐसा बन जाता। लेकिन माहौल अच्छा रहता है जब बच्चे अच्छी तरीके से जुड़े हों। लेकिन चलिए, कुछ स्टूडेंट्स हमारे इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कमेंट किया। जैसे सौरभ यादव जी ने बहुत कमेंट किया कि सर इसको करा दीजिए। कि एक रश्मि कुमारी जी हैं, उन्होंने कमेंट किया कि सर इसको करा दीजिए बुक को विशेष तौर पर। प्रशांत झा जी हैं, उन्होंने भी कमेंट किया। भारती कश्यप जी हैं, वो हमेशा ही हर क्वेश्चन का आंसर करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा शिवानी नेगी जी, ईसा विश्वकर्मा जी, ये स्टूडेंट्स हमारे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं। बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है ये पूरा वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन का आंसर जरूर तरीके से करते हैं। तो इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आते हैं इस पर। देखिए पहला ही यहाँ पर हेडिंग भी या इसमें जो दिया गया है, तो वो दिया गया है जनहित। जनहित शब्द से ही सामान्य तौर पर स्पष्ट होता है कि सभी का हित, समाज पूरा अच्छे तरीके से बने, निर्माण हो। ये नहीं कि मैं सिर्फ स्वार्थी हो जाऊं, अपना हित सोचूं, अपना ही काम बना लूं और दूसरे का कुछ भी होता रहे, कोई मतलब नहीं। उससे सामंजस्य बिगड़ता है, समाज का संतुलन बिगड़ता है। तो ये जनहित का सामान्य अर्थ यही निकल कर आता है, समाज में रहने वाले सभी वर्गों का हित, सामान्य सी चीज है। जनहित का मूल उद्देश्य क्या है, तो ये मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय, यानी कि किसी प्रकार की कोई भी न्याय व्यवस्था में दखल अंदाजी ना हो। ऐसा ना हो किसी ने गलत काम किया और किसी दूसरे को सजा मिल रही है। तो जनहित का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय। जनहित के मामलों में क्रियान्वयन के लिए सर्वाधिक सशक्त माध्यम क्या है। जनहित का पूरा सही तरीके से चले, सभी को समानता रहे, न्याय मिले, तो इसमें सर्वाधिक सशक्त माध्यम पुलिस है और दूसरे नंबर पर आपका न्यायपालिका, यही बनेगा। तो यहाँ पर सर्वाधिक सशक्त माध्यम पुलिस ही आपको टिक करना है अगर पूछा जाए तो। लोकतंत्र की बुनियादी मूल तंत्र क्या है, तो लोकतंत्र का बुनियाद किस पर टिकी हुई है या इसका मूल तंत्र क्या है, तो जनहित है। अकाल के समय पुलिस अधिकारी का मार्गदर्शन के निर्देश किसके अनुसार हैं, तो पैरा 328 पुलिस रेगुलेशन में दिए गए। अकाल के समय पुलिस अधिकारी को मार्गदर्शन के निर्देश जो दिए गए हैं वो 328 पुलिस रेगुलेशन में। राष्ट्रीय हित के लिए प्रभावी बनाने की जरूरत है पुलिस व्यवस्था को, सामान्य सी बात है। राष्ट्रीय हित अगर बनाना है, पुलिस व्यवस्था जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितनी एक्टिव होगी, जितनी ईमानदार होगी, उतना ही अच्छा राष्ट्रीय हित होगा। अब किसी को किसी प्रकार से कहीं भी चालान कटे दिक्कत नहीं हो, किसी प्रकार से कोई भी उस पर फाइन लगे दिक्कत नहीं हो। दिक्कत उसे तब होती है कि पुलिस व्यवस्था एक के साथ अन्याय कर देती है, उसे ऐसे ही छोड़ देती है, उसकी किसी प्रकार की कहीं भी पहचान है या अच्छे पद पे, और दूसरे उसकी नहीं है पहचान तो उसके साथ मामला गड़बड़ कर देती है। तो ये प्रभावी तभी बनेगा राष्ट्रीय हित जब पुलिस व्यवस्था प्रभावी होगी, एक्टिव रहेगी।
एक व्यक्ति के साथ अपराध किया गया है, आप पुलिस अधिकारी मानकर बताएं कि आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव वे में अच्छा लेना है, ऐसा नहीं है कि पुलिस अधिकारी हैं तो आप किसी विशेष पक्ष के साथ किसी भी प्रकार का हित रखें। आपको तो निष्पक्ष रहना है, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जात का हो, अमीर हो गरीब हो, आपको तो निष्पक्ष रहना है। तो वैसे तो आपका काम क्या होगा, अगर अपराध हुआ है तो सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज करेंगे और सांत्वना देंगे, जिससे कि व्यक्ति कहीं पे किसी प्रकार का उसके साथ अन्याय हो गया है या अपराध हो गया है तो वो ज्यादा हड़बड़ाहट ना रखे। सिंपल सी चीजें हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भाग 4 में है, जैसे कि मूल अधिकार आपके भाग 3 में बढ़े थे और नीति निर्देशक तत्व जो कि आइडेंट से लिए गए हैं ये भाग 4 में है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 से 18 तथा अनुच्छेद 38 एवं 39 में आर्थिक तथा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रावधान है। क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 15, 18, 38, 39। भारतीय संविधान का भाग 3 का अनुच्छेद 12 से 30 तक तथा 32 और 35 में व्यक्तियों के मूल अधिकारों का व्यापक वर्णन है। तो ये तो आपको पता ही है, मूल अधिकारों का व्यापक वर्णन भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 32 तक चलते हैं विशेष तौर पर। 32 वाला विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको विशेष फोकस मिलता है जब बाबा साहब अंबेडकर जी कह देते हैं कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का मूल आत्मा है। वैसे तो मूल आत्मा किसको बताया गया है? प्रस्तावना को विशेष तौर पर, लेकिन विशेष तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को बताया। इसमें कहा गया है संवैधानिक अनुच्छेदों का उपचार विशेष तौर पर बताया गया है। यही विशेष शक्ति प्रदान करता है न्यायपालिकाओं को भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें बताया गया, एक ऑनलाइन कही थी बाबा साहब अम्बेडकर ने कि इसके बिना संविधान महत्वहीन है, अनुच्छेद 32 के बिना। तो ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अतिरिक्त भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जनहित की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान है। जनहित की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किसमें है? तो ये है अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब दूसरा आ जाता है कानून एवं शांति व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट परीक्षा उपयोगी तथ्य। इनसे ही क्वेश्चन बने थे आपके यूपीएसआई में भी, धारा वाले क्वेश्चन भी बने थे सीआरपीसी और आईपीसी से, इनसे भी कुछ। तो पुलिस का कार्य क्या है यहाँ पर बताया गया है? तो अपराध का पता लगाना, उनको रोकना, समाज में कानून और व्यवस्था स्थापित करना। कहीं भी किसी प्रकार का समाज में अराजकता फैल रही है तो उसको रोकना पुलिस का काम है। किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय दिलाना काम है। कोई अपराधी है तो उसको पकड़ना काम है, उसको फिर कोर्ट में पेश करना काम है। इतना तो समझदारी है ही, आपको पता होगा। सेकंड पॉइंट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पुलिस और लोक व्यवस्था को राज्य का विषय कहा गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में कहा गया है, आपको पता होगा। पुलिस और लोक व्यवस्था को राज्य का विषय विशेष तौर पर संवर्ती सूची 7 में कहा गया है। ये संगठित अपराध के खतरों से निपटने के लिए विकसित की जाने वाली प्रणाली का नाम क्या है? संगठित अपराध के खतरों से निपटने के लिए विकसित की जाने वाली प्रणाली है संगठित अपराध सूचना प्रणाली। ध्यान रखिएगा, जब कोई जमाव बिखरता नहीं है तब पुलिस क्या करती है? जमाव यानी कि कहीं पर भी 50-100 लोग इकट्ठे हो गए और वो अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको किसी प्रकार से उनकी मांग नहीं मांग रही है, तो फिर सरकार आदेश देती है पुलिस को बल का प्रयोग करके इनको हटाओ यहाँ से। जैसे कि आप प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास के पास 100 लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन अभी नहीं है मन सरकार का वो काम करने की जो आप कह रहे हैं, तो फिर कहेगी पुलिस को इनको किसी भी तरीके से हटाओ। फिर चाहे पुलिस आंसू गैस जो होती है उसका प्रयोग करे, लाठी का प्रयोग करे, पानी की बौछार करे, इस तरीके से बल का प्रयोग करके हटाती है। आप पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी हैं, आपको संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है, आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम आप रिपोर्ट दर्ज करेंगे संख्या 341 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रिपोर्ट दर्ज करेंगे इसमें 341 में। जब किसी पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को करेंसी नोटों के संबंध की रिपोर्ट प्राप्त होती है, यानी कि किसी प्रकार से ये जो कानून में इलीगल तरीके से ब्लैक मनी के तौर पर नोट इधर से उधर जा रहे हैं, तो उसका, और वो संगीन है, या फिर किसी गलत तरीके से कहीं पर भी उनका उपयोग के लिए ले जाए जा रहे हैं, कोई दंगा फसाद करने के लिए या आतंकवादी घंटा के लिए, तो इसमें सबसे पहले रिपोर्ट तुरंत लाल लिफाफे में पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी, किसी भी सिपाही को मिलती है तो। कानून तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि राज्य सरकार के अंतर्गत ही आती है पुलिस, लेकिन कुछ जगहों पर केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय के अंतर्गत भी आती है पुलिस। तो यह ध्यान रखना, दिल्ली में ही गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, आपको ध्यान रखना है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कटक, अहमदाबाद, पुणे, नागपुर जैसे बड़े शहरों की पुलिस व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से पुलिस आयुक्त के पास ही रहती है। इसमें और दूसरे मतलब वहाँ के किसी प्रकार के कोई भी सीएम बीएम इतना हस्तक्षेप नहीं रखते हैं, सीधे सीधे पुलिस आयुक्त को विशेष तौर पर कार्रवाई करने के मतलब अधिकार दिए गए हैं।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एक नोडल एजेंसी है, किसके अधीन है? तो ये एनसीआरबी है, गृह मंत्रालय के अधीन। इसी की रिपोर्ट में बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं में सबसे ज्यादा क्राइम है, वो उस पर मैंने एक वीडियो भी किया था, तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर दिए गए हैं कुछ पॉइंट, जैसे कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार परस्पर समन्वय से शांति बनाए रखने का प्रयास करती हैं। भारत को चारों ओर से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता। इसमें आतंकवाद देश के लिए विकट समस्या है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत अनेक सुरक्षा एजेंसियां हैं जो देश की सुरक्षा के लिए दिन रात कार्य करती हैं। यहाँ अर्धसैनिक बल दिए गए हैं शायद ये, जैसे कि सीमा सुरक्षा बल है, बीएसएफ, फिर सीआरपीएफ है, फिर है एनएसजी, फिर ये एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल, केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा बल, आईटीबीपी। ये सब अर्धसैनिक बलों के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि भारत के आंतरिक मामलों में शांति व्यवस्था बनाए रखने का विशेष तौर पर काम करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सांप्रदायिक सद्भावना। सांप्रदायिक शब्द आते ही आपके मन में तुरंत चीज आ जाती होगी, किसी प्रकार से धर्म जाति की बात हो रही है, तो इसके भी परीक्षा उपयोगी तथ्य दिए गए हैं, इनको भी जानते हैं। सांप्रदायिकता विद्वेष का कारण क्या है? अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ समझना, उसके लिए लोगों में लड़ाई लड़ ले जाना दूसरे धर्म के लोगों से, और तनातनी बढ़ जाना, यही सांप्रदायिकता विद्वेष है। सांप्रदायिक सद्भाव या सांप्रदायिक संतुलन, ये इसमें आ जाएगा। ऐसा पॉइंट कि आपको अपने धर्म की अच्छी बातों को दूसरे धर्म के साथ शेयर करना, मान लेते हैं, ठीक है, नहीं मान लेते, नहीं लाए, तो इस तरीके की चीजें हैं सामान्य सी, ये तो आपको समझनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो सांप्रदायिकता सद्भाव पर गोष्ठी आयोजित की जानी चाहिए, यानी कि दोनों, दो धर्म, चार धर्म जो भी हों, वो आपस में मिले, चार छह लोग सभी धर्मों के बात करें कि आपको क्या प्रॉब्लम है हमारे धर्म से, इस तरीके से हम इस चीज़ को दूर कर लेंगे, या हमारे धर्म की ये अच्छाई है, आप चाहें तो अपना सकते हैं, नहीं अपना सकते हैं। तो एक संगोष्ठी आयोजित की जानी चाहिए सद्भाव बनाए रखने के लिए। आपस में जब मिलेंगे तो प्रेम भाव संतुलन बनेगा। ऐसा नहीं है कि विद्वेष का कारण बन जाए कि फिर लड़ने लगें कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तो ये नहीं है। आप सांप्रदायिकता संवेदनशील क्षेत्र में नियुक्त हैं, आप क्या करेंगे? सांप्रदायिकता सद्भाव बढ़ाने और एवं दोनों पक्षों में समानता बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि दोनों धर्मों में लड़ाई करवा दे किसी प्रकार की, आप इस तरीके की चीज थोड़ी ना सोचेंगे। यही करेंगे, सांप्रदायिकता सद्भाव बढ़े और दोनों धर्मों में समानता रहे सबके प्रति। आप एक ऐसी जगह नियुक्त हैं जहां हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग रहते हैं, आप सांप्रदायिक सद्भाव कैसे बनाएंगे? हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लोगों को साथ लेकर चलेंगे और दोनों पक्षों में समानता से देखेंगे उनको। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं, पुलिस में भर्ती हो गए तो आप हिंदू पक्ष के लिए विशेष तवज्जो रखें। मुस्लिम भी कई लोग भर्ती होंगे, ऐसा थोड़ी ना है मुस्लिम नहीं होंगे, तो वो मुस्लिम पक्ष की तरफदारी करें, उनकी गलती हो और फिर भी गलती हिंदू पक्ष की निकालें, तो ऐसे मामला बिगड़ जाएगा। आपको तो जो निष्पक्ष तरीके से कार्य करना है और कोशिश करनी है दोनों धर्मों में प्रेम भाव बने रहे और शांति संतुलन बना रहे। पुलिस का मुख्य काम यही है, समाज में शांति व्यवस्था कायम रहे। सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित किया जा सकता है सभी धर्मों एवं विभिन्न जातियों के लोगों की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का सम्मान करके। तभी तो किया जा सकता है जब सभी धर्मों एवं जातियों के लोगों का सम्मान किया जाए, उनकी भावनाओं को किसी प्रकार से कोई ठेस न पहुंचाई जाए, ना कि किसी प्रकार से कोई वाक्य कह के, ना ही और भी किसी तरीके से, तो तभी सांप्रदायिकता सद्भाव कायम होगा। सांप्रदायिकता सद्भाव बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा देश सर्वधर्म समभाव है, हर धर्म के लोग हैं यहाँ पर, हर जाति के लोग हैं। तो अगर यहाँ पर सांप्रदायिकता सद्भाव नहीं होगा, सांप्रदायिकता विद्वेष बना रहेगा, तो देश का बहुत नुकसान होगा। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों को किन अनुच्छेदों में बढ़त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, तो ये अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित हैं। कहां पर वर्णित हैं? 25 से 28 तक बताते हैं कि सभी धर्मों को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने का अधिकार है। उसमें किसी प्रकार से कोई भी कानूनी अड़चन नहीं पैदा कर सकता। हर धर्म अपनी धर्म की शिक्षा भी प्रसारित कर सकता है अपने तरीके से, इस तरीके से उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। ये है, तो ये ध्यान रखना है। 25, 26, 27, 28 ये अनुच्छेद बताते हैं धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों को, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता होती है जब किसी देश या राज्य में विभिन्न धार्मिक एवं जातीय संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो अपने देश में तो विभिन्न जातीय धार्मिक संप्रदाय के लोग रहते हैं, अपने देश में सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता है। किसको संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए? तो संवेदनशील स्थलों के प्रति सुरक्षा पुलिस को ही सतर्क रहना चाहिए, विशेष तौर पर पुलिस इसमें शांति व्यवस्था कायम करेगी। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पुलिस क्या कर सकती है? सामाजिक एकता का निर्माण। क्या जुलूसों को आप सांप्रदायिकता का माध्यम मानते हैं? इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ये आपके विवेक पे आधारित है और इसमें आपको पॉजिटिव वे में लेना है, जिससे कि समाज में किसी प्रकार का कोई संतुलन ना बिगड़े। इस तरीके का आंसर को चूज करना है और बेस्ट आंसर को चूज करना है। तो ये इसका यही बेस्ट आंसर होगा, उस जुलूस में या उस सांप्रदायिक माध्यम में किस प्रकार के लोग शामिल हैं
उन पर निर्भर करेगा। अब किसी प्रकार से जुलूस निकाला जा रहा है, अब जुलूस में कोई वहां का विशेष मतलब अराजक व्यक्ति शामिल हो रहा है तो आपको रोकना होगा अराजक व्यक्ति को शामिल होने, जिसकी हिस्ट्री पहले से ही आपके थाने में मौजूद है कि इसने इतने इतने इस तरीके के गलत काम करें, तो आपको उसको रोकना होगा, तभी तो सांप्रदायिकता का अच्छा माहौल बनेगा। तो ये निर्भर करेगा उस जुलूस में शामिल होने वाले व्यक्तियों पर, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये इसमें है। इसके अलावा क्या दिया गया है आगे, आगे परीक्षा उपयोगी तथ्य पे ही बात करते हैं। अपराधों के प्रकार भी दिए गए, ये भी देख लेते हैं। अगला 4 नंबर का पॉइंट है अपराध, इसमें बड़े थे। तो यहां पर दिया गया है दंड प्रक्रिया की संहिता धारा 2 के अनुसार अपराध से कोई ऐसा कार्य लोप अभिप्रेत है जो किसी तत्सम प्रवर्त विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, और इसके तहत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में अपराध शब्द का परिभाषित अधिक व्यापक है। तो यह ध्यान रखना है, अपराध शब्द को परिभाषित करती है भारत की धारा, दंड संहिता की धारा, भारतीय आईपीसी की धारा 40 धारा 40, ये ध्यान रखिएगा इसमें पॉइंट। यहां पर अपराधों के प्रकार दिए गए हैं, जमानती अपराध, फिर गैर जमानती अपराध। कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें आपको बेल नहीं मिल सकती, कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें बेल मिल सकती है, कुछ संघीय अपराध हैं बहुत ही तगड़े तरीके से। दंड प्रक्रिया संहिता आईपीसी धारा 2C में के अनुसार संगीन अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत होता है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्सम प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अनुसार बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हैं। हाँ, संगीन अपराध तो मैं किसी प्रकार की कोई अपना फर्रा थोड़ी ना लेके जाएगा उसको तो डायरेक्ट गिरफ्तार किया जाएगा, नहीं तो वो उस टाइम तक और ज्यादा कुछ गलत काम कर लेगा। कुछ होते हैं असंज्ञेय अपराध, तो इसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 में के अनुसार संज्ञेय अपराध के तात्पर्य ऐसे अपराध से हैं जिसमें पुलिस अधिकारी अपराध के बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं कर सकता। तो ये इसमें पूछा जा सकता है किन अपराधों में वारंट के साथ गिरफ्तारी की जाएगी, तो वारंट होना जरूरी है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, असंगीन अपराध में, और कुछ संगीन बहुत ही गंभीर अपराध है उसमें वारंट की आवश्यकता नहीं है, बिना वारंट के भी अपराध मतलब गिरफ्तार किया जा सकता है। और धारा 40 में अपराध शब्द की परिभाषा दी गई है, ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट दिए गए हैं इसमें, यहां पर परीक्षा उपयोगी पॉइंट ही दिए गए हैं, इसमें हम बात कर लेते हैं। भारत में सबसे बड़ी आपराधिक समस्या क्या है, तो सबसे बड़ी अपराध समस्या भारत में आतंकवाद को माना गया है। पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। देश में बढ़ते हुए अपराध पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद एवं कोलकाता में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है। इसका मुख्यालय कहाँ है, एनएसजी का मुख्यालय दिल्ली में है। बीट का संबंध किससे, स्थानीय सुरक्षा से। अब इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये शब्द आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा, लेकिन आप इस बुक को पढ़ के जाएंगे तो आपको आसानी से कर ले जाएंगे। तो बीट का संबंध होता है स्थानीय सुरक्षा से, ध्यान रखिएगा। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य क्या है, तो पुलिस नागरिकों के बीच समन्वय। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य बताया गया है पुलिस नागरिक के बीच समन्वय, मतलब पुलिस और जनता, नागरिक यहां पर पुलिस नागरिक नहीं, पुलिस अलग शब्द है और नागरिक अलग शब्द है, इस तरीके से लेना है। तो सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य होता है पुलिस और नागरिकों के बीच समन्वय। अपराध का संबंध मनुष्य की किन प्रवृत्तियों से, असहज प्रवृत्तियों से, जो कि कई बार आप समझ सकते हैं वो संतुलन ठीक नहीं है और वो कुछ ऐसे काम कर देता है जो कि कानूनी तौर पर सही नहीं है, समाज के जनहित के लिए सही नहीं है, इस तरीके से, तो वो असहज प्रवृत्तियों से संबंधित है। एमजी प्रणाली किससे संबंधित है, तो ये मोबाइल से संबंधित है। ये सब चीजें जो शब्द हैं विशेष तौर पर जब अपराध कहीं होता है तो उसमें उपयोग करती है पुलिस, अपने जो भी कानूनी कार्रवाई करती है, कागजी कार्रवाई करती है, उसमें उपयोग किए जाते हैं। तो ये है, तो ये एमजी प्रणाली किससे संबंधित है, मोबाइल से। ये बीट शब्द किससे संबंधित था, स्थानीय सुरक्षा थी। किस उपकरण से 10 अंगुलों का चिन्ह आसानी पूर्वक लिया जाता है, यानी कि 10 उंगलियों का चिन्ह, तो ये लाइव स्कैनर से। वीडियो सर्विलांस से तात्पर्य है निगरानी करना, मोबाइल सर्विलांस से भी तात्पर्य है निगरानी करना। सर्विलांस शब्द से ही आप समझ सकते हैं निगरानी करना, ये तात्पर्य है। तो ये 4 हो गए आपके चैप्टर, इसको आपने समझ लिया। शुरुआत में कितने दिए गए हैं, कई दिए गए हैं फर्स्ट वाले में, तो उसके 4 तो हम लोगों ने कर लिए। ये यहाँ तक अपराध नियंत्रण तक। अब आगे की कल की वीडियो में बताएंगे कैसा रिस्पॉन्स रहता है स्टूडेंट्स का, उसके आधार पर आगे की वीडियो आएंगे। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो कि अभी 300 प्लस क्वेश्चंस इसमें दिए गए थे, उसमें से 20 क्वेश्चन करीब करीब डिस्कस कर लेते हैं, तो सही रहेगा मामला, आपको अभी अच्छा सा रिविजन हो जाएगा। तो ये भी जानना जरूरी है। कहाँ पर है ये क्वेश्चन, यहाँ पर है। तो ये देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 2014 से लिए गए, ये इन्होंने बताया भी है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी उपनिरीक्षक एसआई की जो परीक्षा हुई थी उसमें पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न यहाँ पर दिए गए। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो आपको पता होना चाहिए 22 भाग हैं, तो ध्यान रखिएगा।
सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है। ये 2014 का पेपर है तो उसको दे दिया इन्होंने, लेकिन अब तो सभी राज्यों में है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जम्मू कश्मीर में, चंडीगढ़ में। उस वक्त ये जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन जब 370 हटाई गई अगस्त 2019 में धारा, तो उस वक्त से 2020 से यहाँ पर भी सूचना का अधिकार आरटीआई, जो कि अपना 2005 में आया था, आप सभी को पता होना चाहिए। ये भी पूछा जाता है कि ये आरटीआई कब आया था, तो ये 2005 में आया था। ये अब जम्मू कश्मीर में भी प्रभावी है, लागू है, काफ़ी अच्छा है। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है, इसमें तो ये सभी राज्यों में भी प्रभावी है। लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है? तो लैंगिक समानता हेतु ऐसा नहीं होना चाहिए, घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना, ये है मामला यहाँ पर। ऑप्शन डी इसका सही है। यहाँ पर दो ऑप्शन ही नहीं है, इनको बोलना पड़ेगा पब्लिकेशन वालों को अपनी पुस्तक का संस्करण अभी जो निकालें वो संशोधित करके निकालें सही ढंग से। लेकिन कर लेते हैं हम। किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? तो अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो किस अधिकार का सहारा लेकर जाएगा? तो ये अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको लेकर जाएगा। समानता का अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो नागरिक जो सहारा लेगा वो अनुच्छेद 32 का संवैधानिक उपचारों का अधिकार का सहारा लेगा और लोक अदालत में जाएगा। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो मैंने बताया आपको 2005 में लागू हुआ, अभी बताया मैंने 12 अक्टूबर 2005 में लागू हो गया, लेकिन ये जून 2005 में ही आ गया था, लेकिन लागू हुआ जे 12 अक्टूबर 2005 को। तो ये ध्यान रखना, आया था जून 2005 में, लेकिन लागू हुआ है अक्टूबर 2005 में। सूचना का अधिकार विधेयक निम्न में से किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लागू हुआ? तो उस टाइम तो एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति जी थे, महान व्यक्तित्व। सर्वाधिक महान व्यक्तियों की बात होगी तो एपीजे अब्दुल कलाम की बात हमको करनी ही होगी। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि कभी कभी मुस्लिमों को हमारे देश से निकाल दिया जाए, कितना गलत होगा। अगर ये सभी मुस्लिम निकल जाते तो क्या हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग मिलते? कितने महान हैं ये। कभी अपना हित नहीं सोचा, पूरे समाज का हित सोचा। इसे कहते हैं जनहित के बारे में सोचना। इतनी तारीफ की जाए उतनी कम, शब्द नहीं मिल सकते। तो महात्मा गांधी जी की जो सोच थी बहुत ही दूरगामी सोच थी, बहुत ही व्यापक सोच थी कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये नारा ऐसे ही नहीं दे दिया। अगर पाकिस्तान हिंदुओं को अच्छे से तवज्जो देते तो आज उसको भी जान कितनी महान शख्सियतें मिलती, वो देश भी जान कितना आगे बढ़ जाता। कोई भी देश आगे तभी बढ़ता है जब सभी धर्मों को, सभी जातियों को समानता देता है और सबको आगे बढ़ने का एक माहौल प्रदान करता है। तो यही काम पुलिस का भी है कि समाज में सबको समानता रहे, सबके आगे बढ़ने का अवसर मिले, यही काम पुलिस का भी रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नहीं 7वां होगा। धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्म निरपेक्षता का अर्थ आप सभी को पता होना चाहिए। सभी धर्म समान रहें, किसी प्रकार का किसी भी धर्म में भेदभाव ना हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, और मतलब ऐसा नहीं है किसी धर्म को विशेष को बढ़ावा दिया जाए, सभी धर्म समान रहें, यही धर्म निरपेक्षता है। किसी भी धर्म के प्रति विशेष लगाव ना हो, ये है। तो इसमें यही बन जाती है लाइन इसकी कि सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार न करना, सभी धर्मों को समानता से लेना। तो राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ ये नहीं होगा, राज्य सरकार एक धर्म को स्वीकार करे ये नहीं होगा। इस सिंपल सी क्वेश्चन है, इसको तो आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। पॉजिटिव वे में लेना है, कहीं भी निगेटिव चीज कोई भी वाक्य छोड़ता है तो उसको नहीं पकड़ना है। पॉजिटिव अगर वाइब्स आती है किसी भी वाक्य से, वही राइट आंसर होता है। इस तरीके के जो कि आपके मानसिक बुद्धि लब्धे वाले परीक्षण होते हैं उसमें इतना ध्यान रखना है। कहीं भी आंसर टिक कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव आ रहा है उसका सेंस समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, हर के लिए। पॉजिटिव सेंस नहीं निकल रहा है तो वो आंसर सही नहीं होता है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में दिया गया है? तो ये तो बताया था 25, 26, 27, 28 में दिया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी इसमें उत्तर आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर था तो मैंने आपको ये करेक्ट करा दिया, लेकिन अब इनको मैं टाइप करवा लूँ तो भी फिर मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर बताऊंगा। उसमें बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट करते हैं, पर अब मैं इतना टाइम नहीं है कि इसको टाइप करूँ या करवाऊँ उसके बाद आपको बताऊँ, लेकिन ऐसे ही बता देते हैं। इतने समझदार हैं, एक ओवरव्यू मिलता जाता है। और ये ऐसे है, फुल फोकस होकर आपको पढ़ना है, देखना है जितनी चीजें बताई जा रही हैं, फिर आप वहां पर ऑप्शन देख के आसानी से कर ले जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 21 बताता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किससे सूचना का अधिकार होगा? तो सभी नागरिकों को होगा ये तो सूचना का अधिकार, इसमें कोई वही नहीं है। निम्न में से किस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है? तो ये यहाँ पर आप जैन समुदाय को भी है, पारसी को भी है, मुस्लिम को भी है, लेकिन इन मुस्लिम तो बहुत ज़्यादा संख्या में हो गए, इनको अल्पसंख्यक का दर्जा देना नहीं चाहिए। सेकंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है अपने देश में मुस्लिमों की, हिंदुओं के बाद।
तो ये यहाँ पर है अभी भी भारत देश में मुस्लिमों के पास भी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी के पास अभी जो है अल्पसंख्यक का दर्जा है और विशेष तवज्जो रहती है इनके पास। अल्पसंख्यक के कुछ फायदे बेनिफिट होते हैं जो इनको मिलते हैं। तो ये कर लिया आज के क्वेश्चन, अब आगे क्वेश्चन कल करेंगे, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है, उस हिसाब से आगे कंटिन्यू की जाएगी वीडियो। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश कीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।